हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET कॉन्सेप्ट। मैं हूं विष्णु मोहन पाठक, आपका गाइड और मेंटोर CUET PG इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ या पिछले वीडियोज़ को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। मैं यहीं पे करेंटली एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने CUET PG इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स एग्ज़ाम्स इसके फर्स्ट एपिसोड में यानी फर्स्ट सीजन जो 2022 एग्ज़ाम का था उसमें क्लियर किया था। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो देखते हैं कि उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस के टाइप्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और जैसा हमने अपने फैकल्टी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम अपने PYQs में स्पेसिफिकली देखेंगे कि क्वेश्चंस के सोर्सेज क्या हैं, वो किन टॉपिक्स से आए हैं, और एक हम बेसिक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे जो NTA हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। हालांकि मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप हमारा CUET इंग्लिश का सिलेबस वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको कुछ टर्म्स की इन डेप्थ एनालिसिस पता चलेगी और ये भी कि वो इंक्लूड क्यों किए गए हैं उस सिलेबस में। उसके अलावा आप हमारा डेमो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा कोर्स किस प्रकार चलेगा, हमारे कोर्स में डेप्थ क्या होगी। और ये जो आज वाला वीडियो है ये अनलाइक द प्रीवियस वीडियो ये मिक्स्ड लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस में, और हम डील करने वाले हैं CUET PG इंग्लिश एग्ज़ाम 2025 के क्वेश्चन से। इनमें से हम करीब 30-35 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उनके सोर्सेस समझेंगे। बीच में मैं 2-3 सेकंड्स के लिए हटूंगा जिसमें आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का पहले प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ट्रिकी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जिसको देख के लोग डर सकते हैं। क्वेश्चन है, एट हुज रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द नाग यज्ञ वॉज द महाभारता नैरेटेड। इस क्वेश्चन के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है एट हुज रिक्वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट रखना है कि रिक्वेस्ट किसने की। ये NTA ने टाइप करने में थोड़ा एरर किया है, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। ये है नाग यज्ञ, ठीक है। इसके टाइपिंग में कुछ इशू हुआ होगा। तो महाभारत के बारे में क्वेश्चन आखिर क्यों आ रहा है? अगर आप मेरा सिलेबस वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि NTA ने काफ़ी सोच समझ के एक वर्ड यूज किया है, इंडियन लिटरेचर्स, विद एन एक्स्ट्रा एस क्यों? क्योंकि ये डिनोट करता है कि हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से पूछेंगे। इंडिया के हर सेगमेंट से जो भी हमें लगेगा इंपॉर्टेंट लिटरेचर उसे उठा के हम पूछेंगे। तो अगर आप एपिक्स की बात करें, इंडियन एपिक्स की, तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में कुछ आता है वो 2 ही टर्म्स आते हैं, महाभारत और रामायण, जो जनरल नॉलेज होती है लोगों की। तो महाभारत से ऑब्वियस बात है कि अगर हम इंडियन लिटरेचर्स की बात करेंगे तो उसमें महाभारत का आना कंपलसरी सॉर्ट ऑफ हो जाता है। तो ये नाग यज्ञ के बारे में कुछ लोगों को मालूम होगा, ये महाभारत के आदि पर्व में आया था। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें किंग जन्मेजय जो है वो एक नाग यज्ञ करा रहा है। अगर आपको थोड़ी भी माइथोलॉजी पता होगी तो इस स्टोरी में ऐसा होता है कि किंग परीक्षित को एक सांप ने काट लिया, डस लिया। उसका नाम तक्षक था, वो नागलोक का था। उसका बदला लेने के लिए किंग परीक्षित के सन जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ कराया। उसमें उन्होंने ऐसा किया कि मतलब ऐसा आह्वान किया जिससे कि दुनिया के सारे स्नेक्स उनके सैक्रिफिशियल फायर में आए और उनका डेथ हो जाए। तो ये जन्मेजय जी को रोकने के लिए फिर बाद में बहुत से प्रयास किए गए। लेकिन अभी ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? इसमें 4 नेम्स है। ऑप्शन 1 वैशंपायन, ऑप्शन 2 परीक्षित। हमने पहले ही देख लिया कि परीक्षित चूंकि इससे रिलेटेड नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं ही होगा। थर्ड है संजय, जो महाभारत की स्टोरी लाइव उस वक्त सुना रहे होते हैं कुरु के किंग को। तो ये ऑप्शंस दोनों तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब बचे वैशंपायन। ये कौन है? अगर आप महाभारत के का विकिपीडिया पेज खोलेंगे तो जो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि इसको लिखा तो वेद व्यास ने था, पर इसको नैरेट किया था वैशंपायन ने। तो अब अगर आप जल्दी जल्दी में आंसर करने जाएंगे तो आप सोचेंगे इसका आंसर वैशंपायन है,
पर नहीं, ये पूछ रहा है एट हुज रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द नागयज्ञ वाज द महाभारत नरेटेड। तो रिक्वेस्ट की थी जन्मेजय ने कि आप जनरल बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए यू शुड रिसाइट द वर्सेस ऑफ महाभारत। एंड हु वाज वैशंपायन? वैशंपायन वाज अ डिसाइपल ऑफ व्यास, राइट। तो coming to the second question, I think some of the options are not visible. Fine. So question number 2 says, which one of the following female characters does not figure in the works by Kalidasa? Again, a question from Indian literatures और Indian classical literature specifically. अगर आप कालिदास को नहीं जानते हैं तो फिर आप Indian literatures के बेसिक्स को से परिचित नहीं हैं। तो इनमें से कुछ वर्क्स ऐसे हैं जो बहुत वेल नोन हैं, जिनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। उनमें से एक ऑप्शन 4 शकुंतला है। अगर आप पेपर में जाएंगे तो आपको कुछ ट्रिक्स भी सीखने होंगी, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन ये है कि आप जानते हैं कि ये डज नॉट, पहला चीज़ ये पूछ रहा है कि डज नॉट है। आप हमेशा वर्ड्स को ध्यान से देखें, इनमें से कौन सा कालिदास का कैरेक्टर नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा तो आपको पता है कि शकुंतला जो है अभिज्ञान शकुंतलम का की कैरेक्टर है, और ये महाभारत के ही स्टोरी से ली गई हुई है, जिसमें शकुंतला और उनकी रिंग स्टोरी है। तो अभी हम उस माइथोलॉजिकल डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट अभिज्ञान शकुंतलम एक बहुत ही फेमस वर्क बाय कालिदास है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। फिर अब ऊपर से आते हैं उर्वशी। तो उर्वशी जो है ये एक बहुत ही मतलब अंडर स्टडीड कैरेक्टर है, और ये किस प्ले से आता है? विक्रम उर्वशीयम। इसमें उर्वशी कौन है? जो एक अप्सरा रहती हैं इंद्र के कोर्ट में, वह है उर्वशी, और उनकी लव स्टोरी है पुरुरुवा के साथ, जो चंद्रवंश के पहले किंग थे। तो उर्वशी अगेन ये भी कालिदास का निकला। मालविका भी उतना ही फेमस प्ले है, मालविका अग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्र जो है वो कौन है? पुष्यमित्र शुंग का आपने नाम सुना, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। तो उनका जो सक्सेसर था वो था अग्निमित्र, राइट। तो अग्निमित्र किंग, एम्परर ऑफ विदिशा, एम्परर ऑफ मगध, इनका और इनके लव स्टोरी, मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। और इसमें मालविका अग्निमित्र की चीफ क्वीन की हैंडमेड रहती है, दासी जिसे हम समझते हैं। तो यानी हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ये सारे कालिदास के प्ले हैं। वो पूछ रहा है कि, या कैरेक्टर्स हैं, वो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ये है वासवदत्त। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है, बेसिकली टेल है, और इसके राइटर जो हैं उनका नाम है सुबंधु। एंड व्हाई इज दिस वर्क इम्पॉर्टेंट? दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेज वेयर द गेम ऑफ चतुरंगा वॉज mentioned. What is चतुरंगा? It is a predecessor of the modern form of chess, जहाँ से हम समझते हैं इंडिया में चेस आई होगी। तो ये उस चीज़ को डिस्कस करता है। ये वर्क बहुत सारे स्कॉलर्स के बीच में इसमें कन्फ्यूजन है। Some say that it was written in the 7th century. Some say that it was written during the reign of Kumar Gupta or Skand Gupta, basically somewhere around 414 to 467 AD. I might be wrong about the historical timelines. You can check them. तो इसका जो राइट आंसर है वो है वासवदत्त, जो उनका कालिदास का प्ले नहीं है, कालिदास का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पेन नेम्स और एक्चुअल नेम्स के बीच में पूछा जा रहा है। आप बचपन से ही ऐसे जीके को बहुत सुनते आए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है? ये क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के भी पार्ट्स में भी, और बेसिक इन्फो जो है उसमें भी काउंट कर सकते हैं इसको। तो पेन नेम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई बार ऑथर सिक्योर्ड नहीं फील करते हैं लिखने के लिए। किसी के खिलाफ आप लिख रहे हैं, आप अपने नाम से लिखेंगे तो वो आपको जेल में डाल देगा। सेकेंड थिंग है कि कभी कभी से women were not allowed to write during certain times
and that is why they used pseudonyms where they adopted male names so that their works could be published. तो इनमें से J.K. रॉलिंग के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हैरी पॉटर से उनको, तो उनकी ढेर सारी बुक्स हैं. तो J.K. रॉलिंग का क्या नाम है? रॉबर्ट गालब्रेथ. इन्होंने इस पेन नेम के साथ लिखा है. बाकी अगर किसी को बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है, वो इस नाम को तो नहीं गलत करेगा. वो है मेरी एन इवांस हैं, जॉर्ज एलियट, जो राइटर हैं एक बहुत ही फेमस नावल की, जो है मिडल मार्च. इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं नॉवेल्स, उनमें से एक फेमस वन ये है. फिर आते हैं अगाथा क्रिस्टी. बहुत सारे लोग फैंस होते हैं किस चीज़ के? जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, जिनमें कोई जासूस जा रहा है, उस टाइप की फिल्में देखने के बहुत से लोग शौकीन होते हैं. तो अगाथा क्रिस्टी क्या कर रही हैं? उन्होंने ये नाम यूज किया, मेरी वेस्टमैकॉट. उनकी एक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. तो आप लोग भी जब ये एग्ज़ाम से खाली हो जाएंगे तो आप पढ़िएगा. शार्लेट ब्रॉन्टे का ब्रॉन्टे सिस्टर्स में एक हम अभी आगे इनके रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं. इनका आप सिंपली जानते हैं क्यूरर बेल. तो अब इसके हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर लें. मैंने इस पर सही बता दिया. रॉलिंग का ये, मैरी एवंस का जॉर्ज एलियट, अगाथा क्रिस्टी का मेरी वेस्टमैकॉट और शार्लेट ब्रॉन्टे का क्यूरर बेल. तो अगर आप सही आंसर्स जानते हैं तो आप इसके हिसाब से टिक कर लें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलाइटनमेंट एज. अब मैंने इस पर थोड़ा बहुत सिलेबस वीडियो में भी बात किया. आप इस वर्ड को देखिए, सिलेबस में क्लियरली लिखा है एक टॉपिक एनलाइटनमेंट. ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसके बारे में जानें. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट. ऑलवेज रेफर टू दीज नॉट्स, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि वो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम गलत आंसर करके आ जाते हैं. तो एनलाइटनमेंट की एज कब से कब तक यूजुअली मानी जाती है? It is generally considered that the age of enlightenment was between the 1687 and 1789, the years of. इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है? क्योंकि न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका, वही न्यूटन जिससे आप लोग 10th 12th में बहुत डरते हैं, वो न्यूटन की आइजैक न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका इसी ईयर आई थी. और 1789 में, एज वी ऑल नो, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड. सो there are few features of the enlightenment age, one of them being reason, right? और उसके अतिरिक्त जो important term है वो है scientific attitude. से ये दो important चीज़ें हम enlightenment के बारे में समझ सकते हैं. Although there are scholars who say that this timeline might well begin from 1637 when René Descartes published his work. तो हम फिलहाल के लिए ये कंसिडर करेंगे. अब हम ऑप्शंस देखते हैं. अब तक अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो बहुत अच्छा है. नाउ ऑप्शन 1 सेज दैट encouraged exploration of the supernatural in literature. When we know that enlightenment was concerned with the scientific method, how can it promote the supernatural interests? Supernatural basically means your interest in something that is beyond the laws of nature. अभी उसमें supernatural में हम भूत प्रेत को भी काउंट कर सकते हैं. तो जो रीजनिंग करेगा उसके लिए तो इट्स इम्पॉसिबल टू कंसिडर supernatural. तो ऑब्वियसली हमारे लिए राइट ये एनलाइटनमेंट के बारे में ट्रू नहीं है. ये हमारा राइट आंसर ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है. हाउएवर वी नीड टू लुक एट अदर ऑप्शंस एज वेल. So Jonathan Swift and Voltaire are prominent authors of the age. It is true, Jonathan Swift was writing somewhere around 1726 when his Gulliver's Travels was published, and Voltaire was born in 1694 and he probably lived up to 1778. He was French, I think. So 1694 to 1778, it falls in this category. तो obviously established कि ये दोनों हैं. और फिर जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल जो है 1726 में आई है. इट्स अ सटायर. इन्होंने भी कंसर्निंग द इंग्लिश नेशन करके एक वर्क लिखा है वोल्टेयर ने. 1733 में वो वर्क आया था. इट वाज आल्सो अ सटायर. सो कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली गेट्स एस्टैब्लिश्ड हियर कि इट इज़ नोन फॉर मेनी सटारिकल राइटिंग्स. तो ये ऑलरेडी ट्रू, इट इज़ ट्रू अबाउट द एनलाइटनमेंट एज. द एज पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द नॉवेल. अगर आपको पता है कि
इस फेज में डेनियल डिफो की के बुक्स आ, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो आ रही है 1719 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और सैमुअल रिचर्डसन की पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड ये वर्क आ रहा है 1740 में. यू ऑल्सो सी द राइज ऑफ द मिडिल क्लास एंड द राइज ऑफ अ रीडिंग पॉपुलेशन. ये क्या चीज़ है? मिडिल क्लास के राइज की वजह से ये एक ऐसी कम्युनिटी बन के आई जिसको रियलिस्टिक चीज़ों से इंटरेस्ट उसका ज़्यादा जुड़ा हुआ था और भी चीज़ें, और इसकी वजह से नॉवेल धीरे धीरे ग्रो करने लगा. फाइन, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1. ओह, आई थिंक इट गॉट zoomed. ये क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन tricky. You might think, why are they asking? Which of the following books is not a part of the Tamil text Silapatikaram? Silapatikaram, yeah, I'm not wrong. इसको शिला ही पढ़िए, क्योंकि इसको ट्रांसलिटरेट करते वक्त इस CILA कर दिया जाता है. तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है. ये है इंडियन लिटरेचर्स का पार्ट है, ठीक है. तो उसमें तमिल वर्क्स भी होंगे, उसमें हिंदी, उसमें मतलब हिंदी तो एंसेंट में नहीं थी उस वक्त, संस्कृत थी, तो उनके टेक्स्ट भी होंगे. तो सिलापट्टिकरम पे क्वेश्चन क्यों आया? ऑब्वियसली एक तो रीजन हम जान गए. दूसरा है कि सिलापट्टिकरम वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेज ऑफ तमिल लिटरेचर. तो अगर किसी भी लिटरेचर के शुरुआत में जो वर्क्स आते हैं उनके बारे में जानना इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो ये जो वर्क है, आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 5. तो सिलापट्टिकरम में 3 ये पूछ रहा है इसमें कौन कौन से बुक्स हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं. ये बेसिकली 3 कांड में बटा हुआ है. कांडम उनको बोलते हैं. कांड क्या होते हैं? जैसे अगर आप रामचरितमानस को पढ़ें तो उसमें आप बाल कांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड, इस तरीके के कांड जैसे आप डिविजन्स देखते हैं, वैसा ही ये अरण्य, मुझे अभी कांड 7 ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, बट सिमिलरली इस एपिक को भी कांड में डिवाइड किया गया. इसके 3 कांड हैं. अगर आप ये आंसर जान जाए तो ये ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है. और इसको जो लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम इलांको था. अब इसके प्रोनाउंसिएशन को तो मैं नहीं जानता हूँ. ये क्या, इलांको एडगिल शायद, मैं उस वर्ड को ठीक से नहीं लिख सकता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा. तो इलांको जो है वो मंक थे जो पहले एक प्रिंस हुआ करते थे, फिर बाद में वो जैन मंक हो गए. उन्होंने ये वर्क सिलापट्टिकरम लिखा और इसके 3 सेगमेंट्स हैं, 3 कांड हैं. एक है, इसने लिखा है पूहर, बट उसका करेक्ट क्या बोल सकते हैं वर्ड है, वो है पुगर. ये है इसको बोलते हैं पुगर कांडम. ये है सेकंड है मदुरई कांडम, और थर्ड है वांची कांडम. अगर मैं वांची कांड को मैं सही पढ़ रहा हूँ तो ये ठीक है. तो आप अब जानते हैं मदुरई, तो मदुरई के बारे में. पुगर भी एक तरीके का एक प्लेस है. मदुरई पांडवा किंगडम का था, ये चेरा किंगडम का था, है ना. और पुगर जो है वो चोला डायनेस्टी का एक किंगडम रहा, का कैपिटल रहा है. तो ये 3 कांड जो है ये इस वर्क में है सिलापट्टिकरम में. और कोल्लम इज अ डिस्ट्रिक्ट इन केरला. तो it obviously cannot be the answer, but if you know that there are 3 कांड्स, it already gets answered. इसका बेसिक सोर्स क्या है? ये बेसिक सोर्स है, जब आप किसी भी लिटरेचर के ओरिजिन्स देखेंगे और हम अपने क्लासेस में भी इस चीज़ को देखेंगे, तो आप कुछ बेसिक आइडिया उनके बारे में इकट्ठा करेंगे जो आप लिटरेचर देख रहे हैं. तो इसका आप विकिपीडिया पेज खोलेंगे, इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है. लेकिन हाँ, ऑब्वियसली पूछने का एक रीज़न आपको समझ में आ गया होगा. Which one of the following is not a work by R.K. Narayan? I think anybody who is preparing for CUET PG English or who has studied R.K. Narayan during the graduation days, I think वो लोग आंसर कर लेंगे इसको easily. The Guide सबसे फेमस में से एक, 1958 में इस पे मूवी भी बनी है जिसमें देवानंद थे. अनटचेबल आप लोग सब जानते, बेसिकली इसको मुझे ऐसा करना चाहिए. अनटचेबल इज अ वर्क बाय मुल्क राज आनंद. तो यहाँ हमें आंसर तो मिल चुका है. मुल्क राज आनंद का 1935 वर्क है
मालगुडी डेज का आप बहुत बार आपने इसके बारे में सुना होगा। मालगुडी डेज अगेन आर.के. नारायण का ही वर्क है। और इंग्लिश टीचर जो है मतलब हम इन ऑप्शंस को क्रॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है बेसिकली ये है वर्क्स और वो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये है। मालगुडी डेज इंग्लिश टीचर भी 1945 के अराउंड आ रहा है और ये वर्क्स आर.के. नारायण के फेमस वर्क्स हैं। देन सेवेंथ वन, आई थिंक इट्स ऑप्शंस आर नॉट विजिबल हियर, पर हम लोग यहीं पे मैच करके लिख लेंगे ताकि लेटर ऑन वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन से का कौन सा आंसर। तो ये है, आपको पता है आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स इंक्लूडेड है, तो इसमें तो कोई बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच अगर उसने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी तो ऑब्वियसली फिगर्स ऑफ स्पीच में मेटाफर पूछेगा, है ना। तो इनमें से कुछ डेफिनेशंस तो आप ऑलरेडी जानते हैं। और अब आइए हम पढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि अ फिगर ऑफ, ऑप्शन 1 क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कंट्राडिक्टरी और अपोजिंग वर्ड्स आइडियाज आर यूज्ड टुगेदर टू क्रिएट अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो ये क्या होगा, ऑक्सीमोरन। जैसे अगर हम कहें बिटर और स्वीट, ये एक साथ बोल दिया जाए, देन सीरियसली फनी इज अनदर वर्ड वेयर द ऑक्सीमोरन इज यूज्ड। तो हम एक सिंपली समझ गए। फिर हम दूसरा दे, अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द इम्प्लाइड मीनिंग डिफर शार्पली फ्रॉम व्हाट इज ऑस्टेंसिबली एक्सप्रेस्ड। फिर अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस मालूम है तो मेटाफर सिंपली यही होता है। जैसे कि कोई अगर आपको एज का अगर आपको यूज करना पड़े तो ये क्या होगा, ये सिमिली हो जाएगी। अगर एज यूज होगा तो सिमिली हो जाएगी, अगर एज नहीं यूज होगा तो वो होगा मेटाफर। अगर हम बेसिकली इन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हाइपरबोले के बाद, हाइपरबोले क्या है, जो जब आप किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करें तो एन एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। तो वही है, जब हम कोई बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर बोलें कि उसको लिटरली ना लिया जा सके तो हाइपरबोले है। और बचता क्या है, हमने ऑक्सीमोरन का मैच कर लिया, ये मैच कर लिया, तो अब हमारे पास बचता है आयरनी, जो आता है जहाँ पे मीनिंग उससे अलग होती है। इसीलिए इसको व्यंग बोलते हैं। जब आप किसी के ऊपर कुछ व्यंग कर रहे हो या फिर वो चीज़ जो लिखी गई है वो मीन नहीं करती है, तो ये बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज नॉट, आई थिंक ए का गया 3 में गया, हाइपरबोले गई, बी गई थी 4 में, एंड सी ऑक्सीमोरन गया 1 में, सी गया 1 में, एंड डी जाएगा आयरनी जा रही है 2 में, डी का 2 आ रहा है। अब इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा जब हम लोग आगे ऑप्शंस देख रहे हैं, तो ये जैसे भी मैच करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पोस्ट मॉडर्निज्म। अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म के बेसिक फीचर्स को जानते हैं तो उनमें से एक है डिस्ट्रस्ट ऑफ रीजन एज अपोज टू व्हाट वी सॉ इन द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। तो डिस्ट्रस्ट ऑफ रीजन 1, सेकेंड डिस्ट्रस्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो पहले से होता आ रहा है वो नहीं चलेगा, ठीक। थर्ड है ग्रैंड नैरेटिव्स, जैसे कि मुक्ति, मोक्ष, इस तरीके के जो ग्रैंड नैरेटिव्स है साल्वेशन के, उनको चैलेंज करती है, चैलेंजेज इसको, ठीक है। आई होप इट्स विजिबल नाउ। तो इसको ये चैलेंज करती है, ग्रैंड नैरेटिव्स को, ट्रेडिशनल व्यूज को चैलेंज करती है और रीजन को डिस्ट्रस्ट करती है। तो इन बेसिक फीचर्स, ये फ्रैगमेंटेशन में ही ये भी इस पर भी होता है। तो अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन ए कहता है, करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में करेक्ट है, तो फोकस ऑन क्लासिकल थीम्स ऑफ हेरोइज्म। अब हम पहले ही देख लिए कि ये ट्रेडिशनल जो अप्रोचेज हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको ये डिस्ट्रस्ट करता है, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। एंड वी नो दैट ईच ऑप्शन कंटेंट्स एट लीस्ट 3 ऑप्शंस। तो अब हमारे पास बचे 3 ही ऑप्शन, तो वो ऑब्वियसली करेक्ट होंगे। बट फिर भी देखिए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, वन ऑफ द की आइडियाज इज नॉट बिलीविंग इन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ।
पोस्ट ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में बिलीव नहीं करता है, यानी सब्जेक्टिव, यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो ये करेक्ट है। चैलेंजेस ग्रैंड नैरेटिव्स, ये हमने पहले ही बोल दिया। जैसे लियोटार्ड एक बहुत ही अच्छे इसमें क्रिटिक हैं, राइटर हैं, जो इस पे ग्रैंड नैरेटिव्स के खिलाफ लिखते हैं। देन फोकस ऑन मेटाफिक्शन एंड इंटरटेक्चुअलिटी, ये इसका फीचर्स में ही आता है। जैसे इंटरटेक्चुअलिटी जूलिया क्रिस्टिवा बोलती है, जिसमें आप एक वर्क और दूसरे वर्क को कनेक्टेड सेंस में देखते हैं, उनमें कुछ रेफरेंसेस होते हैं जिनसे वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो ये इसका भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। इसमें BCD, जिस भी ऑप्शन में BCD है, BCD ये है, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में BCD है, इसका फोर्थ सही होगा। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। Which of the following books relate to the partition of India? You will get questions on partition of India, and this is an important topic. Whether you are attempting CUET, PG, UGC, NET or any other exam in the field of English, you are likely to face a question on the partition of India. So, because it is indeed a very horrifying and very painful phenomenon that basically disturbed the life of so many people. तो इसमें द ब्रोकन मिरर, ये पूछ रहा है कि इसके कौन कौन से पार्टीशन बुक्स हैं। तो ब्रोकन मिरर है KB वैद की बुक, कृष्णा बालदेव वैद। ये क्या थे? कृष्णा बालदेव वैद एक बेसिकली हिंदी राइटर भी थे, इन्होंने टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी किया है। तो ब्रोकन मिरर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, केम इन 1994। और हालांकि KB वैद के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है। इन्होंने वेटिंग फॉर गोडो को 1968 में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया था, और इन्होंने और भी हिंदी राइटर्स को इंग्लिश में किया। जैसे इन्होंने निर्मल वर्मा के वे दिन करके एक वर्क है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अगर आपको मालूम है कि कूली मुल्कराज आनंद का वर्क है, अगर आपको मालूम है इसकी टाइमलाइन 1936 और मुन्नू इसके कैरेक्टर के इसमें कास्ट की बात हो रही है, तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि ये 1936 तक तो भारत का पार्टीशन ही नहीं हुआ था। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द टाइम लाइन, भाई सबको मालूम है देश आज़ाद कब हुआ, पार्टीशन कब हुआ। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आंसर्ड है इसमें कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मिडनाइट्स फ्यूरी, ये जो वर्क है ये 2015 में आया था। आई थिंक मैं इसके उस राइटर को भूल रहा हूँ। हाँ, इसका नाम है निशिद हजारी। ठीक है, निशिद हजारी ने इसको लिखा है 2015 में। ये वर्क जो है 2015 में आया था, और इसको ये नॉन फिक्शन का है। आइस कैंडी मैन, ये वर्क है, ये वर्क भी मिडनाइट, जहाँ कहीं भी आपको दिखे आप समझ जाइए कि मतलब नॉट इन ऑल केसेस, पर मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट, ये सारे वर्क्स पार्टीशन को के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मिडनाइट चिल्ड्रन पहले से हमारे देश में एक सिंबल के रूप में है, जिससे हम पार्टीशन को समझते हैं। मिडनाइट, नेहरू जी का जो फेमस स्पीच था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, तो वो चीज़। और आइस कैंडी मैन, बापसी सिधवा करके एक राइटर हैं, बापसी सिधवा का लिखा हुआ है। ये शायद 1988, शायद नहीं कंफर्म, 1988 में आई थी, और इसको बाद में 1992 में क्रैकिंग इंडिया के नाम से पब्लिश किया गया था। तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी ACD, which is this one, ACD. Coming to the next question, नेचुरलिज्म इज, अगर आप और वो जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा वो बेसिकली क्या था, पिछला क्वेश्चन का हमने ये नहीं डिस्कस किया कि कहाँ से आया है। ये पार्टीशन वाला सेगमेंट भी इंडियन लिटरेचर का ही पार्ट है, ज़्यादा इस पर कहने की ज़रूरत तो नहीं है। नेचुरलिज्म, अगर आप सिलेबस देखेंगे अपना तो आपको समझ में आएगा, रियलिज्म नेचुरलिज्म को आपको नेसेसरली देखना ही देखना है, और आपको MH अब्राम्स पढ़नी ही है। इवन इफ ऑल द टर्म्स आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, यू हैव टू रीड MH अब्राम्स एटलीस्ट 7 to 8 times in order to get an idea of what is English literature, what are the terms that are concurrent in English literature. तो नेचुरलिज्म में क्या है कि ये रियलिज्म का एक स्टेप फॉरवर्ड है, इट्स मोर एक्यूरेट देन नेचुरलिज्म, रियलिज्म। और फिर इसमें जो 2-3 मेजर आइडियाज़ हैं, उनमें से एक ये है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स
नेचर के ऑर्डर के ही वजह से हैं या उसके ही पार्ट हैं, नेचर का ही पार्ट हैं, उनके एक इंटरकनेक्टेडनेस है, और दैट ह्यूमन बिहेवियर इज डिसाइडेड, in fact human character is also decided by two factors, one is heredity, other one is environment। ठीक, तो environment और heredity ये है कि आपकी lineage जैसे आई, heredity आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी में किस तरीके से क्रोमोजोमल फीचर्स आते हैं, ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली आपकी lineage sort of, और दूसरा environment जहाँ आप रह रहे हैं जैसी स्थिति है। तो नेचुरलिज्म के बारे में अब क्या है, सिनोनिम फॉर रियलिज्म नहीं कह सकते, अभी कंफर्म नहीं है। इंटरेस्ट इन नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि ये इससे आगे है, नेचुरल ब्यूटी के बारे में ही सिर्फ बात हो रही है तो नहीं कह सकते। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड पर यहाँ तो कुछ और चल रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन विच सेज दैट डिपिक्शन ऑफ लाइफ डिटरमिन्ड बाय हेरिडिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट। ऐसी लाइफ जिसको हेरिडिटी और सोशल एनवायरनमेंट ही अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ नेचुरलिज्म स्टडी करती है। सो इट इज़ नॉट बेसिकली व्हाट रियलिज्म इज़, ये उससे एक स्टेप फॉरवर्ड है। और ये तो टर्म्स वाला क्वेश्चन था। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन लिटरेचर सेगमेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर किसी को बेसिक इन्फो मालूम है तो ये उनको मालूम होगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। एलन सिले, जिनकी एक फेमस वर्क ट्रॉटरनामा है, द ट्रॉटरनामा होगा इसका नाम, ट्रॉटरनामा। तो ये अराउंड आई थिंक 1990 में आया है। ये एलन सिले का कौन सा वर्क है, द एवरेस्ट होटल और अ कैलेंडर, ये वर्क उनका है। सलमान रश्दी, ये तो इतना फेमस है कि आप इनका नाम कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इनका ऑब्वियसली यहाँ ग्राइमस या ग्रेमस इनका फर्स्ट वर्क था जो साइंटिफिक नेचर का है, मतलब बेसिकली साइंस फिक्शन है और फैंटेसी है। फिर आते हैं अमिताभ घोष, इनकी कैलकाटा क्रोमोजोम, और विक्रम सेठ की द गोल्डन गेट। अच्छा, आई थिंक हम लोग को इसके टाइमलाइंस भी डिस्कस कर लेने चाहिए। एलन सिले का ये आया है 1998 में। कैलकाटा क्रोमोजोम आया है अपना 1995 में। और जिनको भी थोड़ा बहुत भी गोल्डन गेट और ऐसे वर्क्स के बारे में मालूम होगा जो बहुत फेमस है, तो ये तो 1986 और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1975 या ग्राइमस जो है वो 1975 का वर्क है। देयर सम इरिटेशन इन माय आईज, क्योंकि बहुत अच्छा इसका ऑप्शन आप लोग मैच कर लीजिएगा जो हमने आंसर्स किए, वो तो हमको कर लेना चाहिए था। ए का आ रहा है, ए का 2 हम देखेंगे तो बस एक ही ऑप्शन में है, तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग डेमो वीडियो को भी थोड़ा देखिएगा जिससे आपको समझ में आए कि हमारे कोर्स में हम लोग करेंगे क्या, किस अप्रोच से जाने वाले हैं। खैर, अरेंज द फॉलोइंग ज्ञानपीठ अवार्डीज इन द ऑर्डर इन विच दे रिसीव्ड द अवार्ड बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट। क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में एक वर्ड है 7th यूनिट में अवार्ड्स, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द अवार्ड्स एंड देयर हिस्ट्रीज। इनफैक्ट आपको बुकर की पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी, नोबेल प्राइज़ की लिस्ट देखनी पड़ेगी, ज्ञानपीठ अवार्ड की, साहित्य अकेडमी की, इन सब का आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप कोई ऑथर पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज अवार्ड्स एज वेल, कि उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, जिससे कि आप एक बेसिक आइडिया लगा पाएँ और ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्वियसली सॉल्व कर पाएंगे। तो ज्ञानपीठ अवार्ड, ये क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल नेचर का है, बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। अमिताभ घोष को 2018 में मिला है। महादेवी वर्मा इनसे पुरानी है, उनको 1982 में मिला है। नीलमणि फुक्कड़ एक आई थिंक ये एक एसएमईज के राइटर हैं। मैंने कहा पहले ही कि इंडियन लिटरेचर्स कंसिडर कर रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इनको 2021 में मिला है। और गिरीश कर्नाड तो अपने फेमस जो प्ले राइट हैं उनको 1998 में मिला है। तो द ऑर्डर बीइंग बी डी एंड देन ए सी। अब इसमें से बी डी ए सी ये सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 इज अरेंज द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट। ये अच्छा, ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ, ये भी एक प्रॉब्लम है।
तो इनको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अरेंज करना है। फिर हिंदी का क्वेश्चन क्यों देखने को मिला? हिंदी का क्वेश्चन कम्स बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर्स। और जयशंकर प्रसाद के बारे में आप लोगों ने तो सुना होगा, जो हिंदी कभी भी पढ़े हैं, कि उनकी कामायनी बहुत फेमस है। अगर आपको याद करना है तो आई थिंक एक अच्छा तरीका है इन लोगों का कि आप किसी दो व्यक्ति का अगर बर्थ डेट मैच कर रहा है तो आप उस हिसाब से उनको याद कर सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी का। फिर आते हैं दुष्यंत कुमार, इनका बर्थ हुआ है 1933 में। इसके मुझे लगता है हाँ सही हूँ, 1933 में ही हुआ होगा। और 1975 में इनकी डेथ हुई थी। इनका एक फेमस वर्क है साये में धूप। उसकी कुछ लाइंस एनसीईआरटी में भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, जैसे कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, इन दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से कहीं और उम्र भर के लिए। तो ये तो खैर हो गई इनकी लाइंस। प्रेमचंद जी को तो जानते हैं आप लोग कि 1880 में इनका बर्थ हुआ, 1936 में इनकी डेथ हुई। ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं कौन कौन से वर्क्स, गोदान गबन, कितने सारे वर्क्स हैं। और अमृता प्रीतम जिनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जिनका रसीदी टिकट, वो हैं, उनका बर्थ डेट है 1990। तो ये ए सबसे पहले आ रहे हैं, और नहीं प्रेमचंद सबसे पहले आएंगे ना, सी सबसे पहले, फिर ये आ रहे हैं, फिर आएंगे सी ए डी एंड देन बी। तो ये ऑप्शन सही है, फोर्थ वन। आई होप आई एम स्टिल ऑडिबल, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी मुझे खुद ही ऐसा डाउन सी फील हो रही है। सीक्वेंसिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 14, a sequence these Nobel Prize winners in chronological order of what they have received of they having received the award. Sorry, ये तो खैर फिर अगेन फैक्चुअल क्वेश्चंस, एंड आई डो नॉट लाइक दीज क्वेश्चंस, बट अगेन ये पार्ट है तो आपको भी याद करना होगा कौन सा फेमस ऑथर कब आया, बिकॉज देयर इज अ पॉलिटिक्स एसोसिएटेड विद नोबेल प्राइज एज वेल। टी.एस. एलियट को 1948 में मिला, 1969 में। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बहुत नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, आप याद कर लेंगे। बॉब डायलन को 2016 में मिला, और अगर आपने W.H. को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि इनको 1923 में मिला है। सो दिस सीक्वेंस गोज लाइक डी से कौन सा ऑप्शन शुरू होता है? बस फाइन। Question number 15. You can take the screenshot whenever you need, because in this configuration the writing automatically gets deleted. So question number 15. Arrange the following literary periods movements in chronological order beginning with the earliest. ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है, जो बहुत, अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश लिटरेचर के बेसिक क्लासेस में हम लोग इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो रेस्टोरेशन आपको पता है, क्रॉमवेल की गवर्नमेंट गई, फिर रेस्टोरेशन हुआ चार्ल्स का, तो 1660 से 1700 इसका टाइमलाइन है। आर्ट फॉर आर्ट से के साथ इशू ये है कि इसको कहीं एक कैटेगराइज तो नहीं किया जा सकता, but we can roughly place it around 1860s and 1870s. Obviously ये पार्ट है एस्थेटिसिज्म का, तो एस्थेटिसिज्म आ रहा है अराउंड 1880s से, जैसा कि M.H. अब्राम्स ने लिखा है। However, we can place it in 1870s as well, where we see the works of Walter Pater, whose work Renaissance is quite famous. तो आर्ट फॉर आर्ट से क्या है कि बेसिकली आर्ट ऐसी लिखी जाए जिसका और कोई पर्पज ना हो, वो खुद में ही एक एंटिटी है, मतलब उसका कोई सोशल वैल्यू हो चाहे ना उसकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू हो ना हो, आर्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहेगी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ जॉनसन, एंड 1745 से 1785 1785। हार्लेम रिनेसेंस जो है अमेरिकन अफ्रीकन राइटर्स के क्रिएटिव मूवमेंट से रिलेटेड है, और ये 1970 में शुरू हुआ, 1930s के आसपास तक गया है। इसमें क्या है कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के एंडिंग पीरियड में ही है प्लेस्ड। तो इसमें ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम इसको प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली सबसे
पहले रेस्टोरेशन आएगा, 2 ऑप्शंस में रेस्टोरेशन सबसे पहले आ रहा है। सेकंड जो होगा 1660 के बाद आ रहा है 1745, तो ए के बाद सी इस ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। थर्ड, अब पेपर में ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि वो तो आना ही था, वो तो पहले ही बोल चुका है। अब है लिटरेरी डिवाइसेस और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको राइम तो सबको ही मालूम है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कि जहाँ पे राइम में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डेंस होता है साउंड्स का लास्ट वर्ड में, है ना। लास्ट जो राइम तो बहुत ही यूज्ड मेथड है गानों में और भी बहुत चीज़ों में। तो सबसे पहले हम चलिए, अगर हम एग्जाम में बैठे होते तो हम सबसे पहले क्या देखते, कोई एग्जाम्पल देखने से पहले हम राइम फिगर आउट करते। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard and no more। तो ये क्या है, ये A है, ये A है, ये B है, ये B है, ये एक राइम है, तो ये तो ऑब्वियस हो गया। What is personification? Where we attribute human characters to non-human entities, जैसे कि बादल बोलने लगे, ऐसा। तो पर्सोनिफिकेशन में अब हमको खोजना क्या है कि स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर सम सैड ड्रॉप्स वेप्ट। क्या ड्रॉप्स कभी रो सकते हैं, बट वी हैव अट्रीब्यूटेड देम ह्यूमन कैरेक्टर्स, तो ये हो गया, विच इज बेसिकली ए का थर्ड। अब हम लोग इस ऑप्शन वाले चीज़ में भी देख लेंगे, ए का थर्ड, और हमने अभी के लिए क्या रखा है, डी का सेकंड। फिर सिमिलरली आपको मालूम है कि जहाँ कहीं भी एज से कंपेयर किया जाता है, एज ब्यूटीफुल एज रोज, एज ग्रीन एज एमराल्ड, तो ये तो हो गया। और पैरेललिज्म इन सिंटैक्स क्या है, अब तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। खैर, पैरेललिज्म होता है जहाँ एक एंटीथेसिस होती है, एक तरीके का कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होता है, ऑपोजिशनल स्टेटमेंट होता है। हाउएवर these two statements are similar in order and structure। तो मैरिज हैज़ मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर्स। तो इसी तरीके से एंटीथेसिस के बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स आपको उस पर मिल जाएंगे, जैसे एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनाट जो 1735 का वर्क है पोप का, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एक लिखा हुआ है एंटीथेसिस की, ऑफरेड टू वुंड और रेडी टू स्ट्राइक, ऐसे करके उसका है। आप लोग एम एच अब्राम्स में उसको ज़रूर देखिएगा। तो C1, अब इसमें से हम मैच कर लेते हैं फटाफट, C1 A3 C1 एंड D2, A3 C1 एक ही केस में है, तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। थोड़ा सा ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन में एक इशू है, बट फिलहाल हम राइट आंसर्स क्लिक तो कर पा रहे हैं। आई थिंक टाइम भी बहुत जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलरिज's अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स फैंसी एंड इमेजिनेशन। अगर आपको मालूम है कॉलरिज के इस वर्क के बारे में जो अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि फैंसी इज़ द लोअर फैकल्टी एंड इमेजिनेशन इज़ द हायर फैकल्टी। फैंसी इज़ मैकेनिकल बिकॉज इट डील्स विद फिक्सिटीज़, है ना, तो एंड डेफिनेट्स। तो पहला ही हमको पता चल गया कि ट्रू पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो फैंसी इज अ मैकेनिकल फैकल्टी ऑफ द ह्यूमन माइंड, इट्स ट्रू। इमेजिनेशन इज एन ऑर्गेनिक फैकल्टी, ट्रू। फैंसी इज माइमेटिक, इमेजिनेशन इज क्रिएटिव, ट्रू। फैंसी इज द लोअर ऑर्डर, इमेजिनेशन इज द बेसिकली द हायर ऑर्डर, एंड फैंसी इज द रियल पोएटिक क्रिएटिविटी। ये तो आपको पहले ही पता चल गया कि गलत है, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन सही है। और रियल पोएटिक क्रिएटिविटी इमेजिनेशन से आती है, जहां आप अवेलेबल डेटा को बहुत सारी चीज़ों में ब्लेंड करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स। अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म 1850s के अराउंड बहुत फेमस हुआ है। उसमें जैसे अभी हम इसमें देख लेते हैं, एजरा पाउंड और T.S. एलियट। ये आसान क्वेश्चन है, ये दोनों हमारे लिए हमको मालूम है, दीज आर मॉडर्निस्ट। इनका वर्क्स जैसे एलियट का 1822 के आसपास आ रहा है, अरे 1922 में आ रहा है वेस्टलैंड। राल्फ वाल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड थोरो, यही दोनों ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं। पर लेट्स से हमें नहीं मालूम होता कि
ये 1803 से 1882 के आसपास इनकी टाइमलाइन है, और 1817 से थोरू की टाइमलाइन कहीं से तक जाती है। मुझे इनका डेथ ईयर अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो थोरू का और इनके वर्क्स में ट्रांसेंडेंटलिज्म दिखता है। वो क्या है, जहाँ पे ह्यूमन नेचर कनेक्शन की बात की जा रही है ना, उसके अतिरिक्त जो चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी का जो सोर्स है उसको ही, नेचर को ही एट्रीब्यूट किया जा रहा है। अदर देन दैट ये लोग सोशल क्रिटिसिज्म में भी थे, जैसे दे वर अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी ऑफ बेसिकली ब्लैक पीपल, और भी जो अमेरिका में स्लेवरी प्रीवेलेंट थी उसके खिलाफ थे। दे एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ वेमेन एंड अदर कम्युनिटीज़। तो ऐसे इन दोनों का ही ऑप्शन सही होगा। ये तो आप पहले ही समझ गए कि सी एंड डी ही होगा। 19 ब्लैंक वर्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्लैंक वर्स हमारे सिलेबस में क्लियरली लिखा है कि यू हैव टू स्टडी ब्लैंक वर्स, और इट इज़ नॉट ड्रामेटिक पोएट्री इज़ अ कॉम्प्लेक्स टर्म हियर, बट ड्रामेटिक पोएट्री अलग चीज़ हो जाती है। फ्री वर्स नहीं है ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड वर्स प्राइमरली इन आयम्बिक पेंटामीटर। आपको रीज़न मालूम है, ये तो सीधा आंसर होगा। ये ज़रूरत नहीं है हमें इन सब चीज़ों पे सोचने की। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ देयर बर्थ, बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट। अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट क्वेश्चन ईजी इस तरीके से है कि इसमें ऑप्शंस बहुत आसान। ऑप्शन क्या है, जैसे मैं कठिन क्या कह रहा था, कठिन है कि लोगों की एग्जैक्ट टाइमलाइंस याद रखना। पर आप में से जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी इंट्रो जानता है, वो तो उसे मालूम है कि तोरू दत्त ही सबसे इनिशियल है। ये 56 है आई थिंक। तोरू दत्त 56 या 57 की बर्थ है, 77 तक इनके लाइफ थी। तो इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले तोरू दत्त ही आएंगे इन सभी लोगों में। एंड वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट बिगिंस विद ए। तो ऑप्शन तो हमारे पास आ गया। झुम्पा लाहिरी जो हमारे ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन हैं, नेम सेक उन्होंने लिखा है, वो हैं वो 1967 में उनका बर्थ हुआ है। आर के नारायण की हमने पहले ही बात कर ली है, वो 1906 टू 2001 इनका टाइमलाइन है, और 1937 ऑनवर्ड्स अभी अलाइव हैं। अनीता देसाई जिनके वर्क्स हैं क्राई द पीकॉक, वॉइसेस इन द सिटी, ऐसे फेमस वर्क्स हैं। तो आई थिंक इनका ऑप्शन तो हम पहले ही समझ गए थे क्लियर कट। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और 21 तो बहुत अगेन उस तरीके का क्वेश्चन है जो इंडियन का ही पार्ट है, बट अगर आप इनके बेसिक इंट्रोज से बेसिकली वो हमको चाहता है कि हम अवगत रहें, हम अवेयर रहें। तो अरविंद अडिगा कहाँ के हैं? अरविंद अडिगा इंडियन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, उनका वाइट टाइगर आपने सुना होगा। आर के नारायण सोचना ही नहीं है, अगर पहले ही देखेंगे तो वो इंडियन है। अब रोहिंटन मिस्ट्री इनका इंडो कैनेडियन, एंड झुम्पा लाहिरी यूएसए। अभी हमने बात की कोई ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन है। तो अभी ऑप्शन मैच करने का कोई सीरियस मतलब नहीं है, आप इसको मैच कर सकते हैं इसे, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आई थिंक। पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एनीबडी हु हैज स्टडीड लिटरेचर up to the level of graduation knows who has written it. It has been written said by William Wordsworth in the preface to Lyrical Ballads 1800. तो ये वक्त तो खैर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और इसका अर्थ हम ये इस लाइन का क्या अर्थ है ये हम लोग जब डिस्कस करेंगे, रोमांटिक क्रिटिसिज्म के लेवल तक जाएंगे तो हम अपने कोर्स में इस पर और इन डेप्थ बात करेंगे। Then we come to humor and its characteristics. तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे उसमें ये, मतलब मैं सिलेबस की बार बार बात क्यों कर रहा हूँ कि ये आए क्यों हैं पेपर में, ये बताने के लिए। तो रीज़न क्या है, ह्यूमर कॉमेडी का पार्ट है। किस कॉमेडी? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। तो जब आप कॉमेडी की एंट्री पढ़ेंगे एम.एच. अब्राम्स में, तो उसमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखा हुआ है। तो क्या था कि 1600 के आसपास के फेज में लोग ऐसा मानते थे कि देयर आर फ्यू ह्यूमर्स इन ह्यूमन बॉडी जो अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स से। जो जैसे इस टाइप का ह्यूमर है तो ये व्यक्ति का चरित्र ऐसा होगा। तो अब हम जानते हैं कि इनमें 4 प्रकार के ह्यूमर्स थे। सैंग्विन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड,
क्योंकि सैंग्विस जो वर्ड है लैटिन में, उसका मतलब होता है ब्लड। तो दूसरा है मेलांकलिक। अगर आपको मालूम है बेसिक वर्ड की मेलांकली मतलब सैड होता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा बहुत क्लियर कट इस्टेब्लिश हो गया। जो प्रॉब्लम लोगों को होती है कि हाँ ये कॉलरिक है, ये कहाँ जाएगा, तो कॉलरिक जो है, आई थिंक मुझे थोड़ा साफ सुथरा कर देना चाहिए। तो कॉलरिक जो येलो बाइल होती है, इसको बाइल, जैसे हमने अपने सुना होगा पेट में बाइल जूसेस होते हैं विच हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग थिंग्स। आई एम नॉट दैट ग्रेट इन एट बायोलॉजी, बट ठीक है, अभी के लिए आप लोग मान लीजिए। तो कॉलरिक जो है वो एंगर से एसोसिएटेड है। सैंग्विन इज एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस, क्योंकि उस वक्त मानते थे ब्लड का जो रिलेशन है वो हैप्पीनेस से है। सैंग्विन इस वर्ड का मतलब ही होता है हैप्पीनेस से। और मेलांकलिक हो गया सैड, कॉलरिक हो गया एंग्री, बचा फ्लेगमेटिक, तो वो अपैथी होते हैं। हालांकि इट इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग काम, ठीक है। तो अपैथी मतलब होता है जब आपको बहुत फ़र्क ना पड़ रहा हो, बट स्टिल। तो इसमें ए का 4 किस में है, इन दो ऑप्शंस में ए का 4 है, और B3 मेलांकलिक सैड B3, तो ये ऑप्शन सही है, B3 या। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगर मुझसे कहीं मैच करने में गलती हो जाए बट मैंने आंसर्स बताए हैं, तो आप लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑल्सो राइट इन द कॉमेंट्स इफ आई हैव marked anything wrong. So question number 24 says arrange the following elements of a story in chronological order as they typically occur in the plot structure from the earliest to the latest. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप लोग बताइए कि प्लॉट में चीज़ें कैसे अपीयर होती हैं। सो द टॉपिक इज, किस टॉपिक से आया है, किस टर्म से, प्लॉट। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। प्लॉट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी, एंड इफ यू रीड द एंट्री ऑन प्लॉट इन M.H. अब्राम्स, तो आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा। बेसिकली गुस्ताव फ्रेटाग करके एक व्यक्ति थे, FREYTAG। हिज वर्क टेक्निक, आई थिंक आई शुड राइट हियर, टेक्निक ऑफ ड्रामा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट केम इन 1863। इसमें उन्होंने बताया टेक्निक ऑफ ड्रामा में फ्रेटाग ने, और इस चीज़ को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं फ्रेटाग्स पिरामिड। तो फ्रेटाग पिरामिड में उन्होंने बताया कि स्टोरी में कैसे चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं फ्रेटाग इत्यादि का नाम हटा दे रहा हूँ, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ। तो दिस इज़ द एक्सपोजिशन, जहाँ कहानी अपनी बेसिक उस पर स्थिति में होती है। एक्सपोजिशन से फिर आगे बढ़ के चलता है राइजिंग एक्शन, ठीक है। फिर आता है क्लाइमैक्स, ये जो ट्रायंगल इसके ऊपर है। फिर आता है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन एज इन जैसे अब जो विलन है उसके हाथ में स्टोरी आ गई है, विलन के हाथ में आ गई है गन। हर फिल्म में, पुराने फिल्मों में फॉलिंग एक्शन जरूर आता था कि जैसे हीरो और विलन के बीच में फाइट हुई, और फिर क्या हुआ कि एकाएक देखा गया कि विलन के हाथ में आ गई गन, उसने गोली चलाई जो किसी ने आके ऐसे करके रोक ली। तो फॉलिंग एक्शन, एंड देन लास्ट वन इज रेजोल्यूशन, जो डिनोमेंट के रूप में भी कई जगह लिखी रहती है। तो अगर हम ये जानते हैं तो बेसिकली द फर्स्ट वन इज एक्सपोजिशन, सेकेंड वन इज राइजिंग एक्शन, थर्ड वन इज क्लाइमैक्स, एंड फोर्थ वन इज रेजोल्यूशन। तो A C ओनली ऑप्शन इज दिस वन, ठीक है। 24, 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज नॉट फ्रॉम द कैरिबियन रीजन। ये ऐसे कैरिबियन रीजन से प्रॉब्लम क्या है ना कि वहाँ वेस्ट इंडीज़ में बहुत सी कंट्रीज़ हैं तो लोगों को याद नहीं रहता है। हाउएवर बेसिक इन्फो आप इसको जान लीजिए। इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ेंगे, जो आपको पढ़ना ही है। इंग्लिश में लिटरेचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी आप बस ब्रिटिश पढ़ रहे हैं, पर आपको अफ्रीकन पढ़ना है, आपको कनाडियन पढ़ना है, ऐसे ही आपको कैरिबियन पढ़ना है, ऑस्ट्रेलियन पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कैरिबियन से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन है। अगर आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलियन राइटर कौन है तो ये आंसर हो जाएगा। बट डेरेक वॉलकॉट, जिनकी फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका आपने सुने होंगे, तो डेरेक वॉलकॉट तो कैरिबियन राइटर ही हैं। एडवर्ड ब्रेथवेट, ये भी एक कैरिबियन राइटर हैं जो बारबाडोस से आते हैं। बारबाडोस एक कंट्री है ना, सुना होगा आपने। पैट्रिक वाइट और एमी सीज़र। पैट्रिक वाइट कौन है, वो ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं,
और ऑस्ट्रेलियन राइटर, ही इज़ द ओनली ऑस्ट्रेलियन राइटर टू जिन्होंने हु वोन द नोबेल प्राइज़। तो ये क्वेश्चन शायद उनको 1973 में 1973 में उनको नोबेल प्राइज़ मिली, एंड वो इकलौते हैं राइटर जिन्होंने ये प्राइज़ जीती हुई है। और फिर बचते हैं एमी सीज़र। ये इन्होंने एक टर्म दिया था नेग्रीट्यूड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कंट्री है मार्टिनिक, उसके वहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी एक कंट्री है, ये उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे, है ना। और ये डेरेक वॉलकॉट का, अच्छा हमने वो नहीं मेंशन किया, इनकी कंट्री का नाम है सेंट लूसिया, ठीक है। इसमें ये बस फैक्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें और ज़्यादा नहीं जानेंगे। अब फिर इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया है। इट सेज मैच द पोम विद द पोएट। बेसिक क्वेश्चन, फ्रीडम टू द स्लेव इज अ पोम बाय हेनरी विवियन डोरेजियो। अ पोम फॉर मदर, इट हैज़ बीन रिटन बाय रॉबिन एस गांगोम। ये मणिपुर के लेखक हैं। इन्होंने ये पोम लिखी, पोम फॉर मदर ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स। ये आर के नारायण का वर्क है। और ग्रैंडफादर जयंत महापात्रा का, ये तो इनको आप हम कोर्स में पढ़ेंगे ही, क्योंकि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स की बात करें तो जैसे आर के नारायण हैं, जयंत महापात्रा हैं, कमला दास हैं, उनको तो आप बेसिकली इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो इस पोम में अ पोम फॉर मदर जो है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा वर्क लगेगा जिसके बारे में आप थोड़ा कम जानते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसमें जो मदर हैं उनका नाम है पालेम, ठीक है। अब उस हिसाब से आप ये ऑप्शंस मैच कर लीजिएगा। कुछ काम व्यूअर्स के हाथ में भी मैं छोड़ देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है। और अगेन इंडियन लिटरेचर्स and its the history of Indian literatures, and Bhakti movement is a crucial phase in the history of Indian literatures. Whether you are studying the history of Hindi literature or associated forms of Hindi or Tamil literature, आपको भक्ति लिटरेचर के बारे में जानना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट फेज है। कबीर, इनके बारे में तो सब जानते हैं। कबीर वॉज ए निर्गुण भक्ति पोएट। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, बट कबीर तो निर्गुण ही थे। सगुण और निर्गुण में अंतर क्या होता है? सगुण ब्रह्म वो होता है जिसका एक आकार, जिसको हम गुणों के साथ, माने उसको एक शेप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। और निर्गुण ब्रह्म क्या है? जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, वही है निर्गुण ब्रह्म। तो कबीर तो निर्गुण पोएट थे। अलवर्स एंड नयनार्स, ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग न जानते हो, वर भक्ति पोएट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। तो बेसिकली ये बात सही है, क्योंकि देवर वो तमिल पोएट्स। अब ये 6th to 9th सेंचुरी में बहुत सारे 6th to 9th सेंचुरी में बहुत सारे अलवर्स और नयनार्स आते हैं। ये ऐसा है कि इन चीज़ों के बारे में आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। आप आगे भी जब बड़े कोर्सेज में चले जाएंगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक वर्क है कविता पंजाबी का, सूफीज़म पे है, सूफीज़म द पोएटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ सूफीज़म और भक्ति। तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो अलवर मतलब इस वर्क को उन्होंने एडिट किया है, खुद ही नहीं लिखा है पूरा। अलवर्स नयनार्स जो है, अभी अलवर थे कौन? अलवर विष्णु के, मतलब भगवान विष्णु के उपासक थे, और नयनार शिव जी के उपासक थे, ठीक। लाल दत्त वॉज अ भक्ति पोएट फ्रॉम राजस्थान। एंड अच्छा, इसको लोग लाल देद या डेड ना पढ़ें, ये जो लिखा है ना, ये मैं हिंदी में लिखता हूँ। आई होप माई व्यूअर्स नो हाउ टू रीड हिंदी। तो ललदद इनको पढ़ते हैं, इनका नाम ललदद है, अथवा इनको लल्लेश्वरी भी कहा जाता है। लल्लेश्वरी अराउंड 1320 में इनका बर्थ हुआ था। लल्लेश्वरी का अर्थ होता है मदर लल्ला माता इनके यहाँ। तो ललदद एक भक्ति पोएट थी, लेकिन शी वॉज नॉट फ्रॉम राजस्थान, शी वॉज अ पोएट फ्रॉम कश्मीर, ठीक। एंड शंकर देवा रोट हिज भक्ति सॉन्ग्स नोन एज बौर गीत इन दी ब्रजबली। तो
इनकरेक्ट पूछ रहा था, ये तो करेक्ट हो गया, करेक्ट है, करेक्ट है। अब ये है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन हम जान ही गए कि एक इनकरेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर तो यही होगा। ठीक है, अलवर, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत भर गया है। शंकर देवा रोट हिज भक्ति सॉन्ग्स नोन एज बरगीत। तो शंकर देवा कौन है? अगेन असमीज भक्ति पोएट, 1400 to 1500 के आसपास में इनकी टाइमलाइन आती है, मतलब उसी के आसपास इनका बर्थ हुआ है। आई थिंक 1489 के आसपास, मुझे इतने एक्यूरेसी से नहीं याद है, बट हाँ ये इन्होंने बरगीत लिखा है ब्रज बोली में। अब आप सोचेंगे कि असमीज आदमी ब्रज बोली में क्या लिख रहा है? इस ब्रज बोली को ब्रजावली ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ब्रजावली क्या है? इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्रज भाषा। ब्रज भाषा एंड ब्रजावली आर नॉट कनेक्टेड। ब्रजावली बेसिकली गेट्स इट्स रूट्स फ्रॉम द मैथिली लैंग्वेज। तो शंकर देवा का होगा ये ऑप्शन, इसमें यही इनकरेक्ट होगा। ठीक, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऊपर भी इंडियन लिटरेचर्स का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इको क्रिटिसिज्म। तो इको क्रिटिसिज्म तो खैर थ्योरी है जिसका एकदम क्लियर कट टर्म्स में आपके सिलेबस में यूनिट 6 में क्लियरली डाला गया। अब हम इसके इको क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि ह्यूमन के जो अब तक प्रिवेलेंस रही है, ह्यूमन्स को लेके जो एक एक्सेसिव बायस रहा है, तो ह्यूमन सेंट्रिज्म से अलग जाके इसका काम क्या है? इस बायस को चैलेंज करना और एक बायोसेंट्रिज्म की बात करना, जिसमें सारी स्पीसीज के बारे में चिंता की जा रही है, सारे नेचर के बारे में सोचा जा रहा हो, उसमें वर्क्स ऑफ लिटरेचर को भी देखा जाता है। तो इको क्रिटिसिज्म रिप्यूडिएट्स मतलब खंडन करना, विरोध करना उस सॉर्ट ऑफ द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टेडनेस ऑफ नेचर। हाउएवर इको क्रिटिसिज्म की एक बेसिक आइडिया में है कि नेचर जो है ना वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स में से एक है। जैसे किस तरीके से ये सोसाइटी द्वारा, लैंग्वेज द्वारा, है ना, ऐसे फैक्टर्स द्वारा नेचर कंस्ट्रक्ट की जाती है। जैसे हम नेचर की पूजा कर रहे हैं, वो सोसाइटी में कल्चर द्वारा वो आया है। तो कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज एक तरीके से, जैसे हमने कुछ टर्म्स एसोसिएट कर रखे हैं नेचर में जो एंटिटीज़ हैं उनके साथ, जैसे कुछ चीज़ों के साथ हम जी लगा के बोलते हैं, ये हमारे कल्चरल कंस्ट्रक्शंस हैं कि हम नेचर को देखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों के किससे प्रति हमारा एक कनेक्शन है, उसकी स्टोरीज हैं। तो जो आइडिया ऑफ नेचर है, इट इज़ नॉट जस्ट नेचुरल, उसको भी हमने, वेदर नेचर इज़ फियरफुल, वेदर नेचर इज़ हेल्पफुल और एनीथिंग, वी हैव इस्टेब्लिश्ड इट थ्रू कल्चरल कम्युनिकेशंस और कल्चरल ट्रांसफर्स। बात बहुत टाइम से आई है, लैंग्वेज उस हिसाब से डिसाइड हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इको क्रिटिसिज्म समझता है कि नेचर जो है कंस्ट्रक्टेड है, नेचर का आइडिया। तो हमको तो आंसर मिल गया है, इसका आंसर ये है। लेकिन नेचर इज कल्चरली, सोशली और लिंग्विस्टिकली कंस्ट्रक्टेड, ये हम अभी ही बात कर ली। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि पॉइंट है इसमें। नेचर इज नॉट रिड्यूसिबल टू अ कॉन्सेप्ट विच वी ट्रेडिशनली कंसीव एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल प्रैक्टिस। तो नेचर सिर्फ इतना ही नहीं है जिसको हम बेसिक बहुत रिडक्शन करके देखेंगे। नेचर का पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड है। फिर कॉलिंग समथिंग नेचर एंड सीइंग इट सिंपली गिवन इज़ यूजुअली अ वे ऑफ अवॉइडिंग द पॉलिटिक्स विच हैज़ मेड इट दैट वे। हाँ ठीक है, मतलब कि कहना ये चाह रहा है कि मतलब इको क्रिटिसिज्म के लोग जो हैं वो इस चीज़ के बेसिकली वो ऐसा देखते हैं कि नेचर को देखना, उसको ऐसे बोलना कि वो सिंपली गिवन है, यही पॉलिटिक्स जो है हमेशा चलिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए इको क्रिटिसिज्म में जो आइडिया है। मैं भी खुद वर्ड्स बोलते वक्त मिक्स कर दिया हूँ, पर आपके लिए आंसर जो है वो फर्स्ट वाला रहेगा। और हम इको क्रिटिसिज्म पे और इन डेप्थ चर्चा करेंगे। आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड क्योंकि थोड़ा ये लंबा हो रहा है। आइडेंटिफाई करेक्टली द थीम्स एंड आइडियाज दैट आर एक्सप्लोर्ड इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर। अगेन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाएंगे तो मॉडर्निस्ट लिटरेचर में फ्रैगमेंटेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ फीचर, करेक्ट। फ्रैगमेंटेड है कि कोई भी कहीं भी कोई बात शुरू हो जा रही है, कोई एग्जैक्ट कोहेरेंस नहीं है, जो पुराने रूल्स हैं उस तरीके का रूल नहीं है इसमें। एंड डिसइल्यूजनमेंट मतलब कि जो वर्ल्ड है उससे डिसइल्यूजन हो जाना, उससे वो मान लेना कि मतलब जैसे एक होता है ना कि दुनिया में सब अच्छा है, ये समझ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। रीज़न
WW1 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ ग्रेट डिस्ट्रक्शन, एंड व्हेन WW2 और वर्ल्ड वॉर 2 हैपन, दे गॉट टू रियलाइज द ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि हम देखते हैं किस तरीके से बॉम्ब्स गिराए गए। तो ये तो ऑब्वियसली मॉडर्निस्ट लिटरेचर के ही पार्ट हैं। लिटरेचर के चूँकि वो मॉडर्निज्म से अतिरिक्त वो लिटरेचर पूछ रहा है, तो उसमें फ्रैगमेंटेशन और डिसइल्यूजनमेंट दिखते हैं। रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म्स, ऑब्वियसली आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अगर देखेंगे, जिसको बहुत से ऑथर्स ने यूज किया है ना। तो जैसे अभी इसकी बात करें तो हम जेम्स जॉयस के नैरेटिव्स को देख सकते हैं, वर्क्स को देख सकते हैं। इसकी बात करें तो हम जैसे मिसेस डैलोवे एक वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, मिसेस डैलोवे, तो उसको देख लीजिए। उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसमें क्या है कि ऑथर, जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं आज गया, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो टर्म है जो मैंने एकाएक बोला, इसी तरीके को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे दिमाग में आया वैसा पेपर पर उतार दिया। तो इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल नैरेटिव ऐसे नहीं होते थे, उसमें एक पैटर्न लिखा जाता था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अ फोकस ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलियनेटेड सेल्फ, द सेल्फ हैज़ बीन एलियनेटेड, अकेलापन, समाज। अभी इसी के आप कैरेक्टर्स को देखेंगे, मिसेस डैलोवे को, तो आपको पता चलेगा वो कितने एलियनेटेड हैं, उनको समाज समझ नहीं पा रहा है। तो करेक्ट। लीनियरिटी ऑफ टाइम, जब वो लीनियर नैरेटिव नहीं डाल रहा है तो लीनियरिटी ऑफ टाइम की क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यही एक ऑप्शन है जो गलत है, बाकी ABC इसके सही ऑप्शन से था, ऑप्शन 4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38, व्हाट इज इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी हम अपने सिलेबस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। ये W.K. विमसैट और बर्ड्सली का कॉन्सेप्ट है, और इसमें वो क्या बात कर रहे हैं, बर्ड्सली बात ये कर रहे हैं कि कब, मतलब चूंकि इन लोगों का ऐसा फोकस था कि अगर हम वर्क ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो वी शुड अवॉइड एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑथर के इंटेंशन को मालूम करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने चले गए कि ऑथर के जीवन में क्या हुआ, ऐसा कुछ कैसे हुआ, मतलब उसने ऐसा क्यों लिखा होगा, उसके पीछे उसके सोशल बैकग्राउंड पढ़ने गए। तो इस बात को ये लोग इंटेंशनल फैलेसी बोलते हैं, जब हम टेक्स्ट के अंदर ना देख के बाहरी चीज़ें देखने जाते हैं। तो इसको एक वो एरर मानते हैं, और बेसिकली एरर इन अटेम्प्टिंग टू एसेस द राइटर्स इंटेंशन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3। ये सब आपको मालूम है, ये टर्म्स वाले पोर्शन में, और ये सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है आपके, इसीलिए ये क्वेश्चन आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स रेफर टू अ प्ले ऑन वर्ड्स वेयर अ वर्ड हैज़ 2 और मोर मीनिंग्स, और वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब कि शायद इन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिए हैं। तो पूछ रहा है कि वर्ड प्ले कहाँ होता है 2 और मोर मीनिंग्स का, और वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे केस में एलिट्रेशन क्या है, तो रेपिटेशन सॉर्ट ऑफ हो गया, पिकल पेपर ऐसा कुछ, जहाँ एक टाइप का साउंड रिपीट हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर पन ही होगा, है ना, जहाँ डेलिबरेटली कोई ऐसा बेसिकली वर्ड यूज किया गया है जिससे हम 2 मीनिंग्स डिराइव कर पा रहे हैं ना। तो पन इसका करेक्ट आंसर है। सिंबोलिज्म, मजबूरी क्या है, हमारे पास कोई एक तरीका नहीं है। मैं क्यों कह रहा था कि क्वेश्चन गलत है, कि B और C यही एक ऑप्शन गिवन है, एक्सक्लूसिवली B देना चाहिए था इनको, पर सिंबोलिज्म को अगर ये इंक्लूड कर रहे हैं तो किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नाइट और नाइट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट, तो से द नाइट फॉल्स। नाइट क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने में नाइट्स होते थे किंग्स के अंदर, मतलब सोल्जर से ऊपर रैंक समझ कर सकते हैं। तो नाइट्स जो है, अगर नाइट फॉल हो रहा है और उसी वक्त नाइट का भी मतलब नाइट भी आ रही है, इसका मतलब ये है कि देयर इज सम डिसऑर्डर। तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि ये बेसिकली ये डबल सेंस में है, लेकिन पन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आ रहा है पन का एग्जाम्पल, अब खोजना आपका काम है, और शेक्सपियर में बहुत सारे पन्स हैं। ठीक है, द वॉर्स ऑफ द रोजेज इज यूज टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। ये
ये लोग बहुत लड़ाई करते थे यार। 1455 से 87 तक आई थिंक ये लड़ाई हुई थी। अभी 100 ईयर्स का वॉर करके आए थे, फिर लड़ने चले गए। तो वॉर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड नो, सिविल वॉर्स इन फ्रांस नो, वॉर्स बिटवीन द किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड फ्रांस थोड़ी कुछ बातें ऐसी सिमिलर लग सकती हैं अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन व्हेन वी हैव an elaborate option called civil wars in England between the Lancastrian and Yorkshire dynasties। तो अब ये इसको wars of the roses क्यों कहते हैं? अगर मैं से इसका कलर बदल दूं, and this is a flower, ठीक है, तो this white flower ये क्या बोलते हैं, बैज होती है। मैं तो बैज होती है जो हेराल्डिक बैज जिसको बोलते हैं। तो यॉर्कशायर की वाइट थी और लैंकेस्ट्रियन की सिमिलर एकदम ऐसी ही दिखने वाली बैज रेड कलर की हुआ करती थी। तो ये हो गया ये ऑप्शन। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। 33rd क्वेश्चन जो है ये इंडियन लिटरेचर से आया हुआ है सिंपली। तो वो द फर्स्ट इंडियन राइटर टू राइट अ नॉवेल इन इंग्लिश। अगर आप 2022 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें भी यही पूछा था। बंकिम चंद्र चटर्जी की राजमोहन वाइफ, जिसमें राजमोहन एक बहुत अत्याचारी आदमी रहते हैं और उनकी वाइफ जो है वो इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है। ये फर्स्ट है, 1864 में हमारा ये पहला नॉवेल था। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम ऑलमोस्ट सभी लोग जानते रहते हैं। अब 34th क्वेश्चन, इसमें एज और ऑथर मैच करना, अगेन एन ईजी क्वेश्चन। एलिजाबेथन एज में आपको अगर जो फर्स्ट फ्यू पीपल आप जानेंगे उनमें से एक क्रिस्टोफर मार्लो हैं। रेस्टोरेशन अभी हमने बात की 1660 से आता है। रेस्टोरेशन के एक राइटर हैं एफ्रा बेन, जिनका ओरोनोको आपको पढ़ना होगा एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ऑगस्टन एज में कुछ राइटर्स को आप नहीं जानते होंगे, बट जॉन गे इज़ वन ऑफ देम। हमने अपने सिलेबस वीडियो में भी इनकी चर्चा की थी। और रोमांटिक में विलियम हैजलिट जो एसेइस्ट थे। तो ये काफ़ी आसान है। इनकी टाइमलाइंस को लेके आपको थोड़ा इशू हो सकता है, पर आप एम.एच. अब्राम्स की बुक को ही फॉलो करें। जैसे एम.एच. अब्राम्स में इसको 1558 से 1603, इसको 1660 से 1700, ऑगस्टन को आई थिंक इसको 1700 से 1745 में डाला गया है, और रोमांटिक को इस एम.एच. अब्राम्स में 1785 से लिखा गया है। हालांकि 1785 की जगह उसको आप 1798 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लिरिकल बैलेट्स की उसी ईयर पब्लिकेशन हुई थी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे, वेयर वी हैव टू मैच द सोनेटियर्स विद देयर राइम स्कीम्स। तो अब आपको ये क्वेश्चन फिर क्यों पूछा गया, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है सोनेट पढ़ के आइए। सोनेट में बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी, नॉट ओनली कि आपको 14 लाइन्स के बारे में पता हो। तो पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट सबसे पहले एम.एच. अब्राम्स में लिखा गया है, और यही सबसे आसान भी है इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक ही है जिसके मल्टीपल वेरिएशंस पॉसिबल हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, देयर इज एन ऑक्टेव कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन्स एंड देयर इज अ सेस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 6 लाइन्स। तो यूजुअली इट इज द सेस्टेट विच वैरीज एंड द ऑक्टेव इज फिक्स्ड, ABBA ABBA। CDC DCD इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। CDD CCD ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ NTA ने की है। उसको मालूम है कि ये वाली चीज़ किसी मेजर बुक में लिखी नहीं है, तो बच्चा एक बार को सोच सकता है कि कहीं गलत तो नहीं है ये ऑप्शन, लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल है उसका। CD आपको कुछ जगहों पे इसके अलावा भी जैसे एम.एच. अब्राम्स में ही इसके अलावा भी एक 4th ऑप्शन दिखेगा, और ये वाला नहीं दिखेगा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है नन्स के ऊपर। वो नन्स इन काउंटी करके प्रॉबेबली उसका टाइटल है, वो बड़ा टाइटल है। उस पोएम में ये राइम स्कीम दिखती है। ये बहुत इसीलिए मैं कहूँगा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया। जॉन मिल्टन भी पेट्रार्कन सोनेट लिखते थे, और पेट्रार्कन सोनेट का जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ABBA CDE। अब बस हमारे पास 2 लोग बचते हैं जिनको हम डेफिनेटली, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं CUET PG के लिए, तो हमें जानना ही है। स्पेंसर, जिनके स्पेंसरियन स्टैंजा में ऐसे आता है ABAB BC CD EE, और शेक्सपियर में आता है ABAB CD EF GG। और हम अगर आप में से कुछ लोगों को ABAB नहीं समझ में आ रहा हो, तो जैसे हम उनका सोनेट एक देखेंगे, तो
लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। तो जो हमारी पहली लाइन थी उसमें लव और रिमूव, फिर आके रिमूव मैच कर रहा है, यानी ए और ए, यही चीज़ है राइम स्कीम। अब आप सोचेंगे लव और रिमूव अलग अलग, ये तो बहुत अलग साउंड कर रहा है, पर शेक्सपियर के टाइम में लव की स्पेलिंग ये थी और रिमूव की स्पेलिंग में भी वी नहीं था, ये था, इसलिए ये दोनों मैच करते हैं। तो यहाँ ये सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए और आप देखें, आपके लिए हम लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, बहुत ही सोचा समझा कोर्स लॉन्च किया है हर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें हर एक में अच्छी फैकल्टीज़ हैं। और अगर आपको मेरा डेमो वीडियो अच्छा लगा, आपको सिलेबस वीडियो अच्छा लगा और PYQ सोल्यूशन करने का हमारा मेथड अच्छा लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें इनमें से बहुत ही यूनिक हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे कोर्स को कंसिडर करें। थैंक यू सो मच।